हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे थे पिछले वाले लेक्चर में। उसमें हमने उसकी सारी बेसिक चीजें बताई दी थी कि संबंध होता क्या है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल से आपको बताया था। थोड़ी सी पिछली बातें जो क्लास 11th की थी उससे भी रिलेटेड कुछ बातें बता दी थी। तो कुल मिला के अब तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उसको जरूर देख लें। आई बटन दबाएं और उस वीडियो पर जाएं, या नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप प्रेस करके उस वीडियो पर जाकर के उसको जरूर देख लें, ठीक है। क्योंकि बेस आपका मजबूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको सारे प्रश्न बहुत आसान से सहजता से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि वहां पर 1.1 जो एक्सरसाइज थी उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया था, और उसका जो प्रश्न संख्या 1 है उस प्रश्न संख्या 1 के हमने 2 पार्टों को 3 4 5 6 पार्ट हैं, उसमें से हमने केवल और केवल 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। तो आज हम तीसरे पार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। तो तीसरे पार्ट से स्टार्टिंग करें उससे पहले हम केवल और केवल 3 जो हमने आपको 3 संबंध हैं उन तीनों संबंधों पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, रिकॉल करवा देते हैं, ताकि आपकी इस वीडियो से संबंधित सारी समस्या है वो आपको ना रहे, ठीक है। तो क्या होता है स्वतुल्य संबंध, ये पहले समझ लेते हैं। तो स्वतुल्य संबंध के बारे में देखो, हमें क्या होता है कि एक निश्चित रूप से कभी भी आपको जो भी प्रश्न मिलेगा उसमें एक तो समुच्चय दिया जाएगा, एक समुच्चय दिया ही दिया जाएगा, ठीक है। और उस समुच्चय का जो संबंध है ना वो संबंध भी दिया जाएगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि संबंध स्वतुल्य है, सममिति है, संक्रामक है, ऐसा आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए आपके लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए स्वतुल्य के लिए। यहां पर हम सबसे पहले स्वतुल्य की बात आपको बताएंगे। स्वतुल्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। होता क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? एक मिनट रुक जाओ भाई, यहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो इसको जो है हम अपनी गड़बड़ी मिटा दें, क्योंकि एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं स्वतुल्य संबंध से क्या लेन देन है हमारा। देखिए आपके पास कोई एक समुच्चय, हमने बताया कि एक समुच्चय दिया जाएगा और इस समुच्चय में एक कोई समुच्चय दिया जाएगा, और उस समुच्चय में होगा क्या, जो अवयव होंगे वो इस प्रकार होने चाहिए। देखो समुच्चय ए के अवयव जो होंगे वो तो समुच्चय में होंगे। अब संबंध आर में क्या होना चाहिए? अगर संबंध आर में ए कोमा ए है, बहुत ध्यान से समझना, ए कोमा ए अगर संबंध आर में है, मतलब ए कोमा ए बिलोंग टू आर, तो निश्चित, और यहां पर एक शर्त और आगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, मतलब ए जो अवयव है वो समुच्चय ए से होना चाहिए। समुच्चय ए हमें दिया जाएगा, उस समुच्चय ए से अवयव होना चाहिए ए, और यदि वो समुच्चय ए का अवयव इस प्रकार से है कि ए कोमा ए आर में हो, तो निश्चित रूप से आपका संबंध स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। स्वयं से स्वयं की तुलना, प्रत्येक, देखो परिभाषा इस प्रकार आप कह सकते हो कि समुच्चय का हर एक जो अवयव है ना वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। किसी भी समुच्चय का जो प्रत्येक अवयव है वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसा संबंध आपका क्या कहलाएगा? ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद स्वतुल्य के बाद बात आती है सममिति की। सममिति संबंध, देखिए सममिति संबंध क्या है? सममिति संबंध के लिए ऐसे मानो सिमेट्रिक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब जैसे ये मानो कि हमने आपको एक लड्डू खिला दिया, आपने भी मुझे एक लड्डू खिला दिया, बात बराबरी हो गई, यही तो कुल मिला के ऐसा होना चाहिए। सममिति संबंध का मतलब ये है कि यदि, देखो बहुत ध्यान से समझना है, यदि ए कोमा बी आर में हो, ए कोमा बी बिलोंग टू आर, तो निश्चित रूप से अगर बी कोमा ए बिलोंग टू आर हो, मतलब ए कोमा बी अगर आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, जबकि ए कोमा बी दोनों ही समुच्चय ए के अवयव हों। ए कोमा बी अगर आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। आर माने रिलेशन में, है ना। संबंध में अगर ए कोमा बी है, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि संबंध में 2,3 है अगर, तो 3,2 भी संबंध में होना चाहिए। 2 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 2 से भी रिलेशन यदि होना है तो ऐसा संबंध हमारा
सममिति संबंध कहलाएगा। ये बात है सममिति के लिए, ठीक है। अभी सारे अभी जब आपको ये प्रश्न मिलेंगे तो आप बिल्कुल एकदम सारी समस्या आपकी आराम से सॉल्व हो जाएगी। देखिए तीसरा रिलेशन क्या है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है। ये संक्रामक संबंध मानी ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन देखो इस प्रकार से हम लिखेंगे, देखो बहुत ध्यान से समझें कि यदि ए कॉमा बी आर में है, आर मानी रिलेशन में है, मतलब ए से बी का संबंध है, ऐसे सब पढ़ सकते हो। और यदि बी कॉमा सी भी आपका आर में है, मतलब बी का सी से संबंध है। अच्छा तो यदि ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, मतलब ए कॉमा सी भी आर में है, तो निश्चित रूप से आपका संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। हम एक बात इसके लिए और याद रखेंगे, वो क्या है कि सभी रिलेशन संक्रामक होते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं जितने भी रिलेशन हैं वो सभी रिलेशन आपके कैसे होंगे, संक्रामक होंगे, केवल और केवल किसको छोड़ करके, यदि ए कॉमा बी आर में हो, बी कॉमा सी आर में हो, लेकिन ए कॉमा सी आर में ना हो, तो आपका संक्रामक नहीं होगा, अदरवाइज सभी संक्रामक हो। ठीक, इतनी सी बात याद रखनी है। अभी सारे सवालों को जब करेंगे एकदम सहजता से सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का जो आपका हमने बताया क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका तीसरा पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। 2 पार्ट हमने पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपका है, ये देखिए तीसरा पार्ट क्या है। देखिए ये लिखा हुआ है तीसरा पार्ट, ये यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या है तीसरा पार्ट, देखो समझो, इसमें लिखा है एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखो समुच्चय के अवयव दिए गए हैं, आपके दिए है ना। इसमें जो संबंध R बराबर दिया गया है वो इस प्रकार डिफाइन किया है, R बराबर x, y, जहां y भाज्य है x से। जो संबंध R है वो किसके द्वारा संबंधित है, आपसे कहा गया है कि R बराबर है x, y, जहां y भाज्य है x से, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो बस अब आपको इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाना है और फिर देखना है कि ये रिलेशन स्वतुल्य है या नहीं, सममिति है या नहीं, और या संक्रामक है या नहीं, इतना ही तो चेक करना है। चलिए देखो यहां पर अपने बोर्ड पर आ जाओ। देखो यहां पर समझते हैं, ये इसको पहले इसको हम रब कर देते हैं ना, इसको रब कर लेते हैं। देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, तीसरा पार्ट आपका है एक समुच्चय, देखो ए दिया गया है। सबसे पहले तो आपके पास दिया गया है एक समुच्चय ए, वो क्या है, देखो ए बराबर, इसके अवयव दिए गए आपको 1, 2, 3, 4, 5। ये इसके देखो समुच्चय ए के अवयव है। इस समुच्चय ए के अवयव के बाद देखो इसमें रिलेशन जो दिया गया है वो आर बराबर, देखो किस प्रकार दिया गया है, आर बराबर हमें दिया गया है x, y, आर बराबर दिया है x, y, जहां y भाज्य है, y भाज्य है x से, देखो इस प्रकार से हमें यह रिलेशन दिया गया है। इतना ही तो है, ठीक। इस द्वारा ये रिलेशन परिभाषित है। अब आप ये बताओ, अब आपको करना क्या है, अब आप देखो इस प्रकार से इस रिलेशन को इस प्रकार से लिख सकते हो। इसको हमें जो दिया गया है ये आपका निर्माण रूप में दिया गया है, हमें एक रोस्टर रूप में बनाना है। देखो तो आसान मिलती है, आसानी से बिल्कुल काम हो जाएगा इसको अगर रोस्टर रूप में बना लें तो। बहुत ध्यान से समझें कि ए के जो अवयव हैं देखो ध्यान दें 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो यहां पर y की वैल्यू देखो 2 लिख दें। बहुत ध्यान से समझना, यहां पर समझिए। अब आप ये बताओ कि इसमें जो y है अर्थात जो 2 है वो 1 का भाज्य है या नहीं। बल्कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक थोड़ी सी और बात समझ लें, अगर हम ऐसे कहना चाहें तो अभी कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए अभी हम आपको बता दें, 1 मिनट, ये देखिए अगर हम ऐसे कहें 1,1 लिख दें, यहां पर क्या लिख दें 1,1, बहुत ध्यान से समझना, 1,1 लिख दें, तो आप कह सकते हो कि 1 जो y है वो क्या है, 1 है, x भी 1 है, तो 1 से भाज्य है, पक्की बात है। तो 1,1 भी रिलेशन में होगा। इसी प्रकार देखो हम यहां पर ऐसे लिख दें 1,2, तो ये भी देखो ध्यान दें ये y है, y कितना है, y का मतलब क्या है, y का मतलब है 2 भाज्य है काय से, 1 से, 2 भाज्य काय से, 1 से, पक्की बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब रिलेशन में आएगा 1,2 भी रिलेशन में आएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई
और अब देखो इसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1,3 भी रिलेशन में आएगा, क्योंकि 3 जो है वो 1 से भाज्य है। 1,4 भी रिलेशन में आएगा, 1,5 भी रिलेशन में आएगा। बात एकदम समझ में आ रही होगी, किसी को कोई समस्या ही नहीं है। इसके बाद देखो अब हम बात करते हैं यहां पर 2 की बात करें, अगर 2 तो 2,3 मत लिख देना, क्योंकि 3 2 से भाज्य नहीं है। आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है 2,4। देखो 2,4 बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 4 जो है वो भाज्य है 2 से, ठीक है ना, 4 है वो भाज्य है 2 से, तो आपको 2,4 लिख देना है आर में। इसके बाद में देखो 2, अब कुछ नहीं लिखना है, 2,5 भी नहीं लिखना है, क्योंकि 5 2 से भाज्य नहीं है, नहीं लिखना है। फिर क्या लिखना है, देखो और आगे बढ़ो। हम एक बात और यहां पर लिखना चाह रहे हैं कि आप 2,2 भी आप यहां लिख सकते हो। कितना, 2,2, क्योंकि 2 2 से भाज्य है, 2,2 भी आप यहां लिख सकते हो। फिर इसके बाद में 2,4 लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। फिर इसके बाद में आ जाओ 3,3 देखो लिख सकते हो। कितना, 3,3, क्योंकि 3 3 से भाज्य है, ठीक है। 4,4 भी लिख सकते हो, क्योंकि 4 4 से भाज्य है, यहां भी बिल्कुल एकदम ठीक है बात, 4,4 लिख सकते हो। और इसके बाद में यहां पर देखो 5,5 भी आप लिख सकते हो। कितना, 5,5 भी आप यहां पर लिख सकते हो आर में, ठीक है। इतना बिल्कुल एकदम मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। तो ये आपके रिलेशन में जो अवयव हैं वो हमने आपको यहां पर लिख के दिखा दिए, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब आपको वही पुरानी बातें याद करनी है। पहले देखो क्या करते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं स्वतुल्य चेक करना है पहले। स्वतुल्य तीनों इकट्ठे लिख लेते हैं, स्वतुल्य, सममिति, और यहां लिख देते हैं संक्रामक, यहां लिख देते हैं संक्रामक। अब आप ध्यान से समझो, अच्छा भैया ध्यान से समझना है। अब बताओ आप स्वतुल्य है या नहीं। हमने आपको क्या बताया स्वतुल्य के लिए, बताओ। स्वतुल्य के लिए क्या बताया हमने आपको, स्वतुल्य के लिए क्या बताया बताओ। स्वतुल्य के लिए हमने आपको बताया कि देखो इसके जो अवयव है ना, एक अवयव है 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब यह है कि संबंध में 1,1 होना चाहिए, मतलब 1 से 1 का संबंध होना चाहिए, 2 से 2 का संबंध होना चाहिए, 3 से 3 का संबंध होना चाहिए, 4 से 4 का होना चाहिए, और 5 का 5 से संबंध होना चाहिए। इसका मतलब संबंध में 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, और 5,5 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अब आप यहां चेक करके देखो भाई, चेक करके देखो, यहां 1,1 है, बिल्कुल पक्की बात है। देखो ध्यान से, यहां पर ये देखो 1,1 है, 2,2 देखो भाई है कि नहीं है, ये 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, और 5,5 भी है। इसका मतलब निश्चित रूप से सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं, ठीक है ना, सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं। तो आपको क्या लिखना है, इसका मतलब है कि आर जो है वो स्वतुल्य संबंध है। यहां पर लिखना है चूंकि, ऐसे लिख दे, देखो ऐसे लिख दे, पूरी बात लिख दे। चूंकि 1,1 1,1 2,2 3,3 3,3 4,4 4,4 और यहां पर लिख दें 5,5। ये सभी के सभी बिलोंग कर रहे हैं आर में हैं। इसका मतलब क्या करना है, अतः क्या लिखना है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। इतना ही लिख दे रहे। आर जो है वो क्या है, आर जो है वो स्वतुल्य है। बस इतना शॉर्ट में लिख लिया, कंप्लीट, समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं। इसके बाद बात करते हैं सममिति की। अब आप ये बताओ सममिति में हमने क्या बताया, हमने बताया कि अगर 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। अब आप यहां चेक करके देखो, ध्यान दें, पहले ही से चेक कर लेते हैं। लिखा है 1,1, तो 1,1 का उल्टा 1,1 होता है। इसका मतलब यहां तक तो ठीक है बात, 1,1 है, इसका उल्टा 1,1 होता है, वो है। तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि यहां तक तो बात ठीक है। अब इसके बाद में बात करें 1,2 की। देखो ध्यान दें, 1,2 आर में है पक्का, ये देखो है ना, ये देखिए आपके पास 1,2 है, 1,2 है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहां लिख देते हैं, लेकिन 2,1 आर में नहीं है, आर में नहीं है। 1,2 तो आर में है, लेकिन 2,1 आर में नहीं है। नहीं तो आप पूरे आर में देख लो, यहां से लेकर के वहां तक जो भी अवयव लिखे हैं उसमें कहीं भी 2,1 नहीं है। 1,2 तो है, लेकिन 2,1 नहीं है।
अब हमें सारी बातें चेक नहीं करनी है। अगर एक ही बात हमारी बिगड़ जाती है तो समझो हमारी बात वहीं से क्लियर हो जाती है कि यहां पर 1,2 इसमें है, आर में 1,2 है, लेकिन 2,1 आर में नहीं है। इसका मतलब यह निश्चित हो गई बात कि यह सममिति नहीं है। क्या लिखना है आपको? आर जो है वो सममिति नहीं है, सममिति नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। बोलो बात क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं संक्रामक की बात करें, संक्रामक है या नहीं। अब इसको चेक करते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये लिखा है 1,1, A,B समझो लिखा है, ये A है, ये B मान लेते हैं। तो 1,1 मतलब A,B। ये इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि ये आपका, इसको ऐसे लिख दें, देखो इसको मान लें A और इसको मान लें B, तो ये A,B हो गया। अब यहां से देखो B,C ये हो गया, ये B,C हो गया। A,B है, B,C है, तो होना क्या चाहिए? 1,2 होना चाहिए, 1,2 होना चाहिए। तो देखो 1,2 यही लिखा है, यही स्वयं में 1,2 है ना? ये क्या है? 1,2 ही तो है। तो इसका मतलब ये तो यहां तक तो बात ठीक चल रही है, आगे और बढ़ाएं। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है 1,2, इसके बाद में 2, देखो कहां है? 1,2 तो ये है। देखो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम पहले यहां से हटा देते, 1, 2 ये लिखा है ना, इसको हटा देते है ना, तो आपके पास समझ में बिल्कुल एकदम बढ़िया सा आएगा। देखो यहां से आ जाओ, फिर से दोबारा से A,B यहां से आ जाओ, A,B ये देखो हो गया A,B, ठीक है। अब 2 से स्टार्टिंग होने वाला यहां से यहां तक चले आओ। देखो ये है आपका 2 से स्टार्टिंग वाला, तो यहां पर आपको लिखना है B,C, ठीक है ना। 1,2 है, 2,4 है, तो होना क्या चाहिए? 1,4 होना चाहिए। देखो ये है आपका 1, ये 1 है, और 1, क्या होना चाहिए? 1,4 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए है ना, 1,4 होना चाहिए। तो 1,4 यहां से यहां तक देखो कहीं है क्या? कहीं नहीं है। इसका मतलब संक्रामक 1,4 है भाई, है। ये देखो ये वाला है ना, 1,4 है। इसका मतलब ये भी बात बिल्कुल फिट हो गई, संक्रामक है, संक्रामक है। मतलब 1,2 है, 1,2 है, 2,4 है, तो 1,4 भी इसमें है। इसका मतलब संक्रामक है, पक्की बात, ठीक है ना। अब आगे और चेक कर लेते हैं। देखो इसको भी हम रब कर देते हैं और फिर आपको समझ में और आगे वाली बात हम बताएंगे। देखो ध्यान दें, रब पहले कर लें इसको है ना, फिर समझ में सारी बात आएगी भाई। इसके बाद अब आगे चेक कर लेते हैं। देखो 1,3 देखो ध्यान दें, 1,3 ये लिखा है, तो इस पर हम लिख देते हैं A और इस पर लिख देते हैं B। तो देखो 1,3 मतलब A,B इसमें है, 1,3 है। अब 3 से आगे वाला देखो भाई, 3 से आगे वाला तो यही लिखा है ना, 3,3 लिखा है, तो इसको लिख देते हैं B,C। तो ये B,C भी हो गया। A,B है, B,C है, तो 1,3 होना चाहिए। 1,3 कहां है? देखो इसमें यहां से यहां तक यही खुद है 1,3। इसका मतलब यहां तक भी संक्रामक है। आगे और बढ़ते हैं। 1,4 देखो ये, इसको हम रब कर लेते पहले। देखो ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको वहां पर ऐसा लिखना थोड़ी है, ऐसा वहां पर आपको नहीं लिखना है, आपको केवल और केवल अच्छे से समझ लेना है। अब देखो यहां पर आप समझो 1,4 है, ये लिखा है A और इसको लिख देते हैं B, तो मतलब 1,4 है, A,B है। अब 4 से आगे वाला देखो कहीं है, 4 से आगे वाला देखो ये लिखा है, इसका मतलब ये लिख दें हम B,C, ठीक है। 1,4 है, 4,4 है, तो 1,4 होना चाहिए। देखो ये स्वयं में 1,4, 2 बार तो हम लिखते नहीं है किसी भी अवयव को, दोबारा रिपीटिंग अलाउ नहीं है ना, एक ही बार लिखते हैं। तो इसका मतलब यहां से भी हमारा संक्रामक बिल्कुल एकदम चेक हो रहा है कि हाँ है, संक्रामक है। इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1,5 पे आ जाएं, 1,5 पे। तो देखो 1,5 को यहां लिख देते हैं A,B। अब 5 से स्टार्टिंग वाला देखो 5,5 ये लिखा है, ये आपको लिखना है यहां पर B,C, ठीक है। तो 1,5 होना चाहिए, ये देखो है 1,5, ये भी आपका संक्रामक में बिल्कुल सही हो रहा है काम। अब 2,4 की बात करें, चलो इसको भी हम यहां पर AB जो लिखा है ना, इसको हम मिटा देते हैं, इसलिए कि आपको आगे समझाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना मिले। चलिए यहां पर आ जाओ, 2,4 लिखा है, तो यहां पर लिख देते हैं A और इसको लिख देते हैं B, ठीक है। A,B। अब 4 से आगे वाला देखो ये लिखा हुआ है 4,4, ये है आपका B और ये आपका C। तो क्या होना चाहिए? A,C होना चाहिए, मतलब 2,4 होना चाहिए। तो 2,4 देखो ये स्वयं में है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल फिट है। इसका मतलब ये भी आपका संक्रामक है, ठीक है, यहां तक बिल्कुल संक्रामक हो रहा है। इसके बाद आगे आते हैं। अब 2,2 देखो ये लिखा है 2,2, 2 से आने वाला कोई आगे है ही नहीं। हमने बताया A,B हो और B,C ना हो तो अभी संक्रामक आप कहोगे, ये भी ठीक है।
3,3 लिखा है और फिर 3 से आगे नहीं है, इसका मतलब ये भी यहां पर संक्रामक है। 4,4 है, 4 से आगे वाला नहीं है, इसका मतलब ये भी संक्रामक में आ रहा है। 5,5 है, 5 से आगे वाला नहीं है, संक्रामक है। इसका मतलब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, संक्रामक है। पक्का हो गया कि ये आपका क्या है, संबंध आर संक्रामक है। क्या लिखना है, संबंध आर जो है वो क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या? समझ में आ गया? संक्रामक आप एक एक करके चेक करोगे, ठीक है, एक एक करके चेक करोगे। एक आधा आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि 1,2 है, 2,4 है, तो 1,4 बीच में है, इसका मतलब संक्रामक है। एक आध कोई लिखना चाहो आप लिख दो, अदरवाइज चेक दो, सब करना है, ठीक है ना। एक भी अगर कहीं से गड़बड़ कर रहा है तो इसका मतलब वहीं से बात बिगड़ जाएगी, तो हमें फिर लिखना पड़ेगा कि संक्रामक नहीं है। लेकिन हर जगह से हमने चेक कर लिया, संक्रामक निकल रहा है, इसका मतलब ये जो आर संबंध है वो संक्रामक संबंध है। क्लियर इतनी बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, देखो ये आपके पास, अब देखो इस पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका ये चौथा पार्ट, ये वाला, ठीक है ना। क्या कह रहा है चौथा पार्ट, समझो। लिखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है जेड, मतलब पूर्णांकों का समुच्चय जो, देखो हमने बताया कि आपको एक समुच्चय दिया जाएगा तो समुच्चय वो हम ए मानते थे। इसमें क्या दिया गया है, समुच्चय जो है वो जेड है, मतलब ए बराबर जेड है। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक देखो धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। पूर्णांक तो होंगे, पूर्णांक मतलब बटे अटे में संख्या नहीं होती है, पूर्ण अंक होना चाहिए, जो नेचुरल नंबर है वही होना चाहिए। लेकिन वो ऋण में भी हो सकते हैं और धन में भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे, देखो ये हमें दिया गया है और संबंध कैसे दिया है, देखो संबंध आर बराबर है x, y, जहां x माइनस y एक पूर्णांक है। देखो क्या लिखा है, संबंध आर दिया गया है, x माइनस y एक पूर्णांक है, x माइनस y क्या है, एक पूर्णांक है, और इसके द्वारा ये संबंध आर परिभाषित है। तो आपसे पूछा गया है कि ये स्वतुल्य है, सममितीय है या संक्रामक है, ये चेक करना है। बिल्कुल एकदम आसान वे में, देखो हम वहीं पर आपको पहुंचा देते हैं। देखो चलिए और थोड़ा, ठीक, चलिए देखो हम आपको बताएंगे ये कौन सा पार्ट है आपके पास, ये पार्ट है चौथा, है ना, चौथा पार्ट है जी। देखो चौथा पार्ट कैसे करोगे, इसमें एक तो हमें दिया गया है जो संबंध आर, वो संबंध नहीं, हमें क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले एक समुच्चय दिया गया है, उसको हम ए लिख लेते हैं, लेकिन प्रश्न में यहां पर जेड कहा गया है तो ए बराबर जेड लिख देते हैं। मतलब जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब है पूर्णांकों का समुच्चय। यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है भैया। ये तो ए हो गया आपका। अब इसके बाद में देखो क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना, जो रिलेशन आर है वो रिलेशन आर बराबर क्या दिया गया है, आर बराबर देखो इस प्रकार दिया गया है, x, y सच दैट x माइनस y पूर्णांक है। देखो इतना ही तो दिया गया है, देखो भाई, देखो यही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पूर्णांक है। यहां देख लेते एक बार, देखो यही तो है, x माइनस y एक पूर्णांक है ना, ठीक है। तो चलो अब देखो ध्यान से कैसे करना है आपको। हमने आपको क्या बताया कि यही सब कुछ हमें चेक करना है कि ये आपका सममित स्वतुल्य है या नहीं, सममिति है या नहीं, संक्रामक है नहीं, यही तो चेक करना है। तो देखो बिल्कुल आसान वे में हम यहां पर सबसे पहले स्वतुल्य की बात समझ लेते हैं। स्वतुल्य, बताओ स्वतुल्य कैसे करोगे आप, स्वतुल्य कैसे करोगे। स्वतुल्य का मतलब हमने क्या बताया आपको, a बिलोंग टू r, यही तो बताया हमने। अब आप ये बताओ कि आपको अगर हम ये माने कि x और y, अगर हम ये मान लें कि पूर्णांकों में कुछ एक मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं कोई a है जो वो पूर्णांक है, समुच्चय a का अवयव है, ठीक है, इतना हम मान लेते हैं। तो अब आप ये बताओ कि हम यहां पर a लिख दें, अगर a तो a बिलोंग कर रहा है r को या नहीं, बिल्कुल कर रहा है। कैसे, इस प्रकार से देखो ध्यान दें, जो शर्त आगे लिखी है उसमें लिखा है a माइनस, देखो यहां पर हम ऐसे लिख दें, ये जो शर्त लिखी है उसके अनुसार, चूंकि यहां लिख दें, चूंकि a माइनस ए अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 भी आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। एकदम सीधी सीधी बात है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यदि a आर में है तो इसका मतलब है कि ये आपका स्वतुल्य है। तो इसका मतलब देखो a अगर हम लिख देते हैं तो आपका एक पूर्णांक मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, एक बराबर में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, मतलब a माइनस ए बराबर पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक क्यों,
क्योंकि हमने बताया 0 भी आपका एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्वतुल्य है। क्या लिखना है आपको, स्वतुल्य। अतः R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है, ठीक है भाई, स्वतुल्य है। स्वतुल्य की मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो अब हम सममिति चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर लिखना है सममिति, सममिति। देखिए सममिति के लिए क्या करना है, चेक करना है कि सममिति है या नहीं। तो सममिति के लिए आपको हमने क्या बताया, ये बताया कि अगर a, b, अगर a, b R में है तो निश्चित रूप से b, a भी R में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आपका संबंध है वो सममिति है। यही तो बात है। तो अब यहां पर देखो क्या है, अब यहां पर आप ऐसे समझो कि यहां पर अगर हम ऐसे लिख दें, देखो ध्यान देना, अगर हम ये कहें कि 1 - 2, 1 - 2 बराबर, 1 - 2 बराबर नहीं है 2 - 1 के। देखो बहुत ध्यान से समझना, 1 - 2 बराबर नहीं है 2 - 1 के। x - y बराबर नहीं है y - x के, इसका मतलब सममिति नहीं है। अब ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1, 2 बिलोंग टू R बट 2, 1 नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। अतः सममिति नहीं है। क्या लिखना है, अतः R सममिति, सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। क्या लिखना है, सिमेट्रिक नहीं है, सममिति नहीं है, ठीक है। क्लियर बात हो गई। अब तीसरी बात आ गई, हम तीसरी बात आपको बताएं, स्वतुल्य के बाद सममिति और सममित के बाद संक्रामक की बात। तो यहां पर देखो अब संक्रामक है या नहीं, संक्रामक है या नहीं, अब यहां पर चेक कर लेते हैं संक्रामक के लिए। देखो क्या करना है, अगर हम आपसे ये कहें, यहां पर लिख देते हैं संक्रामक, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक की बात देखो, संक्रामक है नहीं। हम क्या करते हैं, संक्रामक की शर्त क्या होती है, ये होती है a, b R में है, a, b R में है, b, c भी R में है। तो a, c अगर R में है, a, c अगर R में है तो संबंध हमारा क्या होता है, संक्रामक होता है। और यदि a, c R में ना हो तो संक्रामक नहीं है। इतनी बात है केवल, इतनी तो बात है। तो यहां पर देखो ध्यान दें कि यदि हम ये माने कि a - b बराबर, प्रश्न कह रहा है a - b बराबर पूर्णांक, ऐसे ही तो प्रश्न कह रहा है a - b बराबर क्या कह रहा है, पूर्णांक। ये हम ऐसे लिख दें b - c बराबर भी हम यहां लिख दें पूर्णांक। तो अब आप ये बताओ कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ऐसे लिख दें a - b प्लस b - c बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक प्लस पूर्णांक बराबर पूर्णांक ही तो हो जाएगा, पूर्णांक ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से b से b अगर कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा a - c बराबर पूर्णांक। अब आप ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये संक्रामक है या नहीं। मतलब a - b पूर्णांक है, b - c पूर्णांक है, तो a - c भी पूर्णांक है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये संबंध आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। मतलब a, b R में है, b, c भी R में है, इसका मतलब a, c भी R में होना चाहिए, वो यहां निकल रहा है। तो इसका मतलब आपको लिखना है संक्रामक है। अतः यहां क्या लिखना है, अतः R संक्रामक है, R संक्रामक है, ठीक है। इतनी सी बात आपको जाननी है, यह भी क्लियर, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, वो देखो कौन सा है, आगे आपके पास ये क्वेश्चन है। अब 5वां क्या लिखा है, वो 5वां प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। आपके पास प्रश्न कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित, देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखें पूरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखो ये 5 प्रश्न हैं, A, B, C, D, E, है ना। तो आपके पास ये लिखा हुआ है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R किस प्रकार। देखो ध्यान दें, जो हमने बताया आपको समुच्चय दिया जाएगा, तो समुच्चय क्या दिया गया है, नगर के निवासियों का एक समुच्चय है, उसको हम A से डिफाइन कर सकते हैं। A बराबर लिख दें नगर के निवासियों का समुच्चय। अच्छा पूछा क्या गया है, संबंध R बराबर दिया गया है x, y, जहां x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। देखो
चलो इसी को पहले कर लेते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे वाले। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5वां, है ना, 5वां पार्ट तो है इसका, 5वां पार्ट कर लेते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, देखो इसका ये 5वां पार्ट है, वो क्या लिखा है, हमने बताया एक समुच्चय दिया जाएगा, वो समुच्चय ए बराबर तो ऐसे दिया गया है नगर के निवासियों का समुच्चय, यही तो है ना, तो यहां लिख दें नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है, नगर के निवासियों का समुच्चय हमें दिया गया है, ये हमने ए मान लिया। हमें जो रिलेशन है इसमें वो क्या दिया गया है, आर बराबर दिया गया है यहां पर एक्स सच दैट एक्स, क्या लिखा है एक्स सच दैट एक्स, देखो यहां पर देख लेते हैं क्या है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स तथा वाई, मतलब एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, इतनी सी बात है। देखो ठीक है, अब आप समझो बात ध्यान से। यहां पर आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य सबसे पहले चेक कर लेते हैं। अब ये बताओ सवाल में क्या लिखा, हमने बताया क्या होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, ए कोमा ए अगर आर में है, जबकि ए क्या है, समुच्चय ए का ही अवयव है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपका संबंध स्वतुल्य होगा, यही तो बात है। तो यहां पर अब आप ये देखें, लिखा है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, मतलब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मान लेते हैं कि एक्स जहां पर कार्य करता है वो स्थान का नाम हम ए दे देते, ए, तो वहीं वाई काम करता है, इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग टू, या हम एक्स लिख दें, एक्स कोमा एक्स लिख दें, या ए कोमा ए लिख दें, हम ऐसे लिख दें। देखो स्वतुल्य कैसे चेक करोगे, यहां लिख दें वह स्थान, यहां लिख दें वह स्थान जहां एक्स काम करता है, जहां एक्स काम करता है वो क्या है, ए है। वह स्थान जहां एक्स काम करता है ए है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए कोमा ए बिलोंग टू आर, मतलब एक्स जहां काम करता है देखो वहीं वाई काम करता है, ठीक है ना, तो ए कोमा ए बिलोंग टू आर। जबकि एक ए है क्या, हमने बताया कि जो ए है वो समुच्चय ए का ही तो अवयव है, मतलब ए मानी क्या है, नगर के निवासियों का समुच्चय, है ना, तो जिस स्थान पर नगर के लोग रहते हैं वो स्थान ए है, तो यहां पर हमने ए बिलोंग टू ए लिख दिया। मतलब हमारा सीधा सीधा है कि ये संबंध आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध है। आपको यहां लिखना है अतः आर स्वतुल्य संबंध है, आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद स्वतुल्य के बाद हम बात यहां पर करेंगे कि सममिति है या नहीं। तो देखो बिल्कुल एकदम हम कुछ भी ना लिखें तो आपको यहां पर एकदम दिख रहा है सममिति है, क्या लिख दें, सममिति। सममिति के लिए क्या करना है, देखो एक्स जहां रहता है वहीं वाई रहता है, तो इसका मतलब वाई जहां रहता है वहीं एक्स रहता है, यही तो बात है। एक्स जहां रहता है वहीं वाई रहता है, या ये कहें वाई जहां रहता है वहां एक्स रहता है। ए कोमा बी बिलोंग टू आर, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, आर में होना चाहिए, यही तो बात होती है सममिति के लिए। तो इसका मतलब ये है, हम यहां ऐसे लिख सकते हैं एक्स जहां रहता है, एक्स जहां रहता है वहीं वाई रहता है, अतः वाई जहां रहता है, अतः वाई जहां रहता है वहीं एक्स रहता है, एक्स रहता है। बोलो भाई इसमें कोई समस्या, तो क्या लिखना है आपको, आर है अतः आर सममिति है, आर सममिति है। बताओ भाई यहां कोई समस्या, सममिति की बात क्लियर हो गई। इसके बाद संक्रामक की बात करते हैं, तो संक्रामक के लिए देखो क्या करना है आपको, संक्रामक के लिए क्या करना है, देखो थोड़ा सा इसको और आगे ले जाएं,
चलो इसको हम यहाँ रब कर देते हैं, पूरा ही रब कर देते हैं, है ना, पूरा रब कर देते हैं। अब आपके पास तीसरी पोजीशन क्या है, यहां पर आपको संक्रामक चेक करना है, तो यहां लिख लेते हैं संक्रामक। देखो संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या करना है, एक्स जहां रहता है, देखो एक्स यहां लिख देते हैं पूरी बात, एक्स जहां रहता है वहीं वाई रहता है, मतलब एक्स जहां रहता है वहीं वाई रहता है। यहां लिख देते हैं वाई जहां रहता है वहीं जेड रहता है, वहीं जेड रहता है। तब इसका क्या मतलब है, तब एक्स वहीं रहता है जहां जेड रहता है। पक्की बात है, एक्स वाई जेड एक ही नगर के निवासी हैं, तो एक्स जहां रहता है वहां वाई रहता है, और वाई जहां रहता है वहां जेड रहता है, तो इसका मतलब एक्स जहां रहता है वहीं तो जेड रहता है। इसका मतलब बिल्कुल वही बात हो गई कि ए कोमा बी अगर आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो इसका मतलब ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए, वो यहां पर बिल्कुल एकदम लागू हो रहा है। तो इसका मतलब अतः आपको यहां लिखना है, अतः संबंध आर कैसा होगा, संक्रामक होगा, मानी ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? क्लियर, एकदम एकदम क्लियर। चलिए अगर क्लियर है तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके पास आगे देखो क्या लिखा है, समझते हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर बी, पहले ए हो गया, अब बी पार्ट देखिए क्या लिखा है। यह संबंध दिया गया है एक्स कोमा वाई, जहां एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक, एक मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब वही बात है यहां भी है, देखो एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू आर, इट मीन्स स्वतुल्य हो गया। एक्स एक मोहल्ले में जहां रहता है जहां वाई रहता है, और वाई भी उसी मोहल्ले में रहता है जहां एक्स रहता है, इसका मतलब समीमिति भी बिल्कुल ठीक है। एक्स उस मोहल्ले में रहता है जहां वाई रहता है, वाई उस मोहल्ले में रहता है जहां जेड रहता है, इसका मतलब जेड उस मोहल्ले में रहता है जहां एक्स रहता है। सीधी सीधी बात है, इसका मतलब संक्रामक भी है। पक्की बात, खुद कर सकते हो इसको बहुत आसान से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर आ जाए, सी पर आ जाए सीधा सीधा। सी में क्या लिखा, देखो ध्यान से समझना है। एक्स कोमा वाई, मेरे ख्याल से आप एक मन लगा के थोड़ा फीलिंग ले आओ, अपने आप में फीलिंग ले आओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या सीखना है, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, बहुत आसान से आपको पढ़ना है। देखो इसमें सी वाले पार्ट में लिखा है आर बराबर एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, देखो क्या लिखा है एक्स कोमा वाई, जहां एक्स कोमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य ये कहता है एक्स से एक्स का संबंध होना चाहिए। तो आप ये बताओ कि स्वयं कोई व्यक्ति हो वो अपने आप से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं ना। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो क्या होना चाहिए, एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू आर, मतलब अगर एक्स की लंबाई नेक्स्ट थोड़ी देर के लिए माने कि एक्स की लंबाई आपकी 1 मीटर है, थोड़ी देर के लिए एक्स की लंबाई 1 मीटर है, तो वो 1 मीटर क्या 1 मीटर से 7 सेंटीमीटर अधिक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हो गया कि ये स्वतुल्य तो है ही नहीं। ठीक है, लिख सकते हो, इतना ही तो लिखना है। इसके बाद दूसरी बात कि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? भैया कतई नहीं होगा। इसका मतलब स्वतुल्य भी, सममिति भी नहीं है। इसके बाद एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है। इतनी सी बात समझनी है, लिख सकते हो बिल्कुल आसान में, एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो इसको भी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाओ। डी वाला क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है? हमने बताया भैया हम कर नहीं रहे ना। अगर आपके समझ में नहीं आ रही, मेरी बात को दोबारा से फिर रिपीट कर लो, उसको थोड़ा बैक वीडियो पे बैक जाके फिर से दोबारा रिपीट कर लो। जब तक बात समझ में ना आए तब तक आप उसको आप पढ़ते रहें, बहुत तसल्ली से पढ़ें भाई, कॉन्फिडेंस ले आओगे, सारी बात समझ में आएगी। इसके बाद हम डी वाले सवाल की बात करते हैं। देखो डी में क्या लिखा है, आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई की पत्नी है। एक्स क्या है? वाई की पत्नी है। स्वतुल्य क्या कहता है? स्वयं से स्वयं का संबंध। तो इसका मतलब एक्स
एक्स की पत्नी हो सकती है? अरे भैया कोई व्यक्ति किसी की स्वयं की पत्नी तो हो नहीं सकता ना, इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है ही नहीं। अब बात करते हैं सममिति की। एक्स बाई की पत्नी है तो क्या बाई एक्स की पत्नी हो सकती है? ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा होता है? नहीं हो सकता ना। अगर एक्स बाई की पत्नी है तो बाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, इसका मतलब सममिति भी नहीं है। ठीक है ना। तीसरी बात, एक्स बाई की पत्नी है तो क्या बाई किसी की पत्नी हो सकती है? पत्नी किसी की पत्नी बन सकती? नहीं बन सकती भाई, नहीं ना। एक्स बाई की पत्नी है तो बाई किसी की पत्नी नहीं हो सकती, इसका मतलब यह संबंध आपका ट्रांजिटिव है। इसको समझना है। ए कोमा बी अगर आर में है और फिर इसके बाद बी कोमा सी अगर आर में ना मिले तो संबंध आपका ट्रांजिटिव होता है। ऐसा ही बताया। इसका मतलब एक्स बाई की पत्नी है, बाई किसी दूसरे की पत्नी है ही नहीं, इसका मतलब बी कोमा सी नहीं मिल रहा है। ए कोमा बी तो मिल रहा है लेकिन बी कोमा सी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब संबंध आर है वो कैसा संबंध है? ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। क्लियर? एकदम क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल एकदम अंतिम पॉइंट आपका ई वाला है, उसको समझ लेते हैं। देखो क्या ई में लिखा है। संबंध आर बराबर इस प्रकार देखो डिफाइन है, एक्स कोमा बाई, जहां एक्स बाई के पिता हैं। क्या लिखा है? एक्स क्या है? बाई के पिता। अब आप ये बताओ, एक्स बाई के पिता हैं और स्वतुल्य क्या कहता है? स्वतुल्य का मतलब स्वयं से स्वयं का संबंध। तो स्वयं कोई व्यक्ति पिता बन सकता है, अपना पिता हो सकता है। स्वयं कोई व्यक्ति अपना पिता हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब स्वतुल्य तो नहीं है। दूसरी बात सममिति की, एक्स बाई के पिता हैं। क्या कह रहा सवाल? यही तो कह रहा, एक्स बाई के पिता हैं। तो आप बताओ भैया, बाई एक्स के पिता बन सकते हैं? एक्स बाई के पिता हैं तो बाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, इसका मतलब सममिति नहीं है। पक्की बात? पक्की बात, कोई समस्या नहीं। इसके बाद तीसरी पोजीशन संक्रामक की बात करें, एक्स बाई के पिता हैं, बाई जेड के पिता हैं, तो क्या एक्स जेड के पिता हो सकते हैं? कभी भी नहीं। एक्स बाई के पिता हैं, बाई जेड के पिता हैं, तो एक्स जेड के पिता कभी नहीं हो सकते, इसका मतलब संबंध कैसा है? संक्रामक नहीं है। क्लियर? फाइनल हो गई। ये बातें आप भैया अपनी लिख लेना आप, ठीक है ना। हमने तो मौखिक बता दी, छोटी छोटी सी बातें, सरल सी बातें। आप जो हम मुंह से बता रहे हैं आपको अपनी बुक पर नोट कर लेना है, ठीक है ना। क्लियर इतना? चलिए अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, सिद्ध करिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, देखो हमने बताया एक समुच्चय जरूर दिया जाएगा। तो समुच्चय जो ए है वो क्या दिया गया है? आर। आर मानी रियल नंबरों का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ए बराबर तो आर दिया गया है। ठीक, इसके बाद संबंध क्या दिया गया है? देखो दिया गया है आर बराबर ए कोमा बी, जहां एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा संबंध दिया गया है। देखो क्या दिया गया है यहां पर, जो संबंध है आर वो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इस प्रकार से। देखो क्या है? आर बराबर ए कोमा बी, जहां एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और जो समुच्चय है वो आपका समुच्चय बराबर क्या दिया है? आर। इतनी सी बात है। तो यहां पर देखो, अब हम पहुंचते हैं बोर्ड पर। देखिए यहां पर हमें क्या दिया गया है, थोड़ी जगह बनाओ भाई। चलो यहां पर हम कर देते हैं जगह। अब देखिए हमें सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये सेकंड, और इसमें एक समुच्चय ए बराबर हमें दिया है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये हमें दिया गया है, ए बराबर तो ये है। संबंध इसमें आर बराबर क्या दिया गया है? देखो इस प्रकार से दिया है, आर बराबर क्या लिखा है? आर बराबर देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये दिया गया है आर बराबर, ये है ना, ये वाला है, आर बराबर ए कोमा बी सच दैट एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ए कोमा बी सच दैट एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दिया गया है। जबकि आपको ये तो पता ही है कि ए और बी कहां से लिए जाएंगे? समुच्चय ए से लिए जाएंगे। मतलब सीधा सीधा हम ऐसे कह दें कि ए कोमा बी ये कहां से लिए जाएंगे? समुच्चय ए से लिए जाएंगे। ठीक है ना, एकदम आसान बात समझियो। इसमें क्या लिखा है, क्या पूछा गया है आपसे? इसमें पूछा क्या गया है? देखो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या पूछा गया है।
आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममिति है और न संक्रामक है। न तो स्वतुल्य है, न तो सममिति है और न ही संक्रामक है। देखो ऐसे ही तो पूछा गया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, देखो क्या है और क्या नहीं है, अपने आप समझ में सारी बात आ जाएगी। देखो ध्यान दें, सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है हमसे ये कहा गया है, तो अब हम दिखाएं तो स्वतुल्य है या नहीं। देखिए हम एक काम करते हैं कि वास्तविक संख्याओं को हम इस प्रकार का मान लेते हैं कि 1/2 जो है वो कोई वास्तविक संख्या ही तो है। ए का हमने एक अवयव 1/2 लिख लिया, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर हम यहां पर ऐसे लिख दें, स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, a, मतलब 1,1/2 क्या आर में हो जाएगा, 1/2, 1/2 आर में नहीं होगा। अब आप ये कहो क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो यहां पर हम ऐसे लिख दें, चूंकि 1/2 है वो कभी भी लेस देन इक्वल टू 1/2 के वर्ग के छोटा या बराबर नहीं हो सकता। 1/2 जो है वो 1/2 के वर्ग से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पर आप निशान ऐसे काट दें, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1/2, 1/2 आर में नहीं है, तो इसका मतलब संक्रामक स्वतुल्य नहीं है। तो आपको लिखना है अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद स्वतुल्य के बाद सममिति की बात करें। सममिति, सममिति देखो बहुत समझना ध्यान से, सममिति की बात करो तो सममिति में क्या होता है, a, b हो तो b, a भी होना चाहिए, तभी तो सममित होता है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि समुच्चय a के हम अवयव ले लेते हैं, आपको 1,2 ले ले, 1,2 बिलोंग टू a, ठीक। समुच्चय a में एक अवयव हमने 1 ले लिया, एक हमने 2 ले लिया, ठीक, मान लिया हमने, क्योंकि समुच्चय a के ही तो 1,2 ये रियल नंबर है ना। अच्छा, फिर अब हम लिख देते हैं 1,2, देखो बहुत ध्यान से समझना है, 1,2 बिलोंग टू आर, 1,2 बिलोंग टू आर। क्यों, अच्छा क्यों, क्योंकि शर्त आगे है, चूंकि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, पक्की बात है ना। 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, पक्की बात। अच्छा यहां पर देखो 2, लेकिन यहां लिख देते हैं लेकिन 2, जो 1 है वो 2,1 आर में नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा चूंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। सॉरी ये गलत लिख गए ना, इसको हम रब कर लेते हैं एक बार। यहां लिख दें, चूंकि अब ये 2 जो है ना, 2 इज लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक। जो 2 है वो कभी भी 1 के स्क्वायर से छोटा अथवा बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब 2,1 आर में नहीं है। 1,2 तो आर में इसलिए है क्योंकि 1 जो है, क्योंकि जो 1 है ये वाला, देखो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, पक्की बात, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, बड़ा है, पक्की बात है ना, 1 छोटा है। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखो कि अगर 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए, लेकिन 2,1 आर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जो होता है, ये 2 जो लिखा हुआ है वो कभी भी छोटा या बराबर नहीं हो सकता 1 के स्क्वायर का, ठीक है। इसका मतलब इसमें 2,1 इसमें नहीं है, 1,2 है लेकिन 2,1 इसमें नहीं है। इसका मतलब निश्चित रूप से जो आर है, अतः आर सममिति नहीं है। क्या लिख दें, आर सममिति नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आप संक्रामक की बात कर लें तो देखो संक्रामक के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं। संक्रामक के लिए चलो यहां पर थोड़ी सी हम जगह और बनाएं, देखो अब देखते हैं, अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक देखो ध्यान से समझना है, संक्रामक की क्या शर्त होती है। अगर a, b आर में है, b, c भी आर में है, तो a, c आर में यदि है तो संक्रामक है, और a, c आर में नहीं है तो इसका मतलब संक्रामक नहीं है। इतनी बात तो होती है। तो अब आप देखें, ध्यान से समझें,
एक काम करते हैं, क्या हम ये मान लेते हैं कि a है जो a, उसको हम 2 मान लेते हैं। अगर b की वैल्यू हम मान लेते हैं -2, c की वैल्यू हम मान लेते हैं -1। अब बहुत ध्यान से समझना है, ये हम यहाँ माना लिख दें, माना लिख दें। हमने ये मान लिया कि आपकी ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये समुच्चय जो दिया गया है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और ये 2 ऋण 2 और ऋण 1 ये आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं तो हैं। अच्छा, ये a बराबर हमने 2 मान लिया, b बराबर ऋण 2 मान लिया और c बराबर ऋण 1 मान लिया। अब आप ये बताओ कि ये आपका जो 2 है, 2 वो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। बोलो सही है या नहीं, बोलो सही है या नहीं। मतलब या फिर एक काम करते हैं, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, पहले हम ऐसे लिख दें, देखो ऐसे लिख दें। देखो पहले कैसे, यहां पर आप लिखें 2, 2 -2, 2 -2 बिलोंग टू r, 2 -2 बिलोंग टू r। क्यों? इसलिए चूंकि जो 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर। पक्की बात। इसके बाद देखो यहां पर समझो, इसके बाद आप यहां पर समझो, अब आप लिख दें ऋण 2, ऋण 2 ऋण 1, ऋण 2 ऋण 1 बिलोंग टू r। ये क्यों बताओ? -2 -1 r को क्यों बिलोंग कर रहा है? इसलिए कर रहा है चूंकि -2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। देखो बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा होगा, क्योंकि यहां पर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो +1 संख्या बड़ी हो जाएगी, -2 छोटी हो जाएगी। ठीक है ना बात। अब आप ये देखो, अगर a, b है, b, c है, तो क्या होना चाहिए? a, c होना चाहिए, मतलब 2, -1 होना चाहिए, 2, -1 r में होना चाहिए। वो नहीं है। अब बताओ क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है चूंकि यहां पर देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि 2 जो है, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। देखो ध्यान दो, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये लिखा हुआ है 2, तो बताओ 2 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है। इसका मतलब ये संबंध जो लिखा है वो बिल्कुल एकदम सही नहीं लिखा है, मतलब 2, -1 r में नहीं है। पक्की बात। तो यदि a, b r में है, b, c r में है, तो a, c r में होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं निकल रहा है, इसलिए यहां पर लिखना है आपको संक्रामक नहीं है। यहां लिख दें अतः r संक्रामक नहीं है, अतः r संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। बोलो भाई, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको देखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या लिखा है देखो तीसरे प्रश्न पे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, देखो समुच्चय के अवयव दिए गए हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये समुच्चय के अवयव दिए गए हैं, और इसमें संबंध r बराबर दिया गया है इस प्रकार से a, b सच दैट b इक्वल टू a + 1। ये देखो संबंध दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममिति या संक्रामक है। ये हमें जांच करना है। इसमें ये नहीं कहा गया सिद्ध करिए, मतलब हो सकता है कि सममिति हो सकता है सममिति ना हो सकता है स्वतुल्य हो, स्वतुल्य ना हो, ऐसा कुछ भी निकल सकता है। तो आपको जांच करके बताना है कि ये सममिति है या स्वतुल्य है या संक्रामक। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर ये आपका जो प्रश्न नंबर बताया हमने, कौन सा है प्रश्न आपका? तीसरा है ना, तीसरा प्रश्न है। इसमें समुच्चय के अवयव दिए गए हैं, पहले हम समुच्चय लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हैं समुच्चय के अवयव। देखो यहां पर इसको देखो, थोड़ी सी जगह बनाएं। यहां पर देखो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है 3, है ना। तीसरा प्रश्न है, देखो ये है तीसरा प्रश्न। क्या लिखा है इसमें? एक तो समुच्चय हमें a बराबर दिया गया है, ये है 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, यही तो है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। 6 और दिया गया है, कॉमा लिख दें यहां पर 6। ये तो आपको a दिया गया है, और इसके बाद जो रिलेशन r बराबर है वो क्या दिया गया है? आपके पास दिया गया है a, b, जबकि यहां पर दिया गया है जो b है वो कहां है? देखो क्या है? सच दैट b इक्वल टू a + 1। क्या दिया गया है? b इक्वल टू a + 1। ये है b इक्वल टू a + 1। इतना हमें रिलेशन दिया गया है, और साथ ही साथ ये हमें दिया ना जाए तो अभी हमें जानना चाहिए कि a और b कहां से लिए गए हैं? समुच्चय a के अवयव हैं, है ना। ये हमें दिया ना जाए तो अभी आपको वही समझना है।
अच्छा चलिए आते हैं यहां पर सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य एक काम करो, यहां पर हम एक ये आपका सबसे पहले ये रिलेशन को हम जो दिया गया है इसको हम रूप इसका बदल देते हैं। निर्माण रूप में दिया है, इसको हम आपका रोस्टर रूप में बदल देते हैं। रोस्टर रूप में देखो ध्यान दें क्या करना है आपको। a बराबर अगर हम 1 रख दें, a बराबर 1 रख दें, ये देखो ये लिखा ना, इसके जगह हमने 1 लिख दिया, तो अगर हम 1 यहां लिख दें तो b की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो यहां पर 1,2 मिलेगा। बात समझ में आ रही? 1,2 मिलेगा। अगर हम a का मान 2 रख दें तो यहां पर हमें 2,3 मिल जाएगा। अगर हम 3 लिख दें a का मान तो ये b का मान हमें 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार देखो अगर हम 4 लिख दें तो b की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। ठीक है ना, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5। और यदि हम 5 लिख दें, यदि हम a का मान 5 लिख दें तो हमें b की वैल्यू 6 मिल जाएगी। देखो ऐसा ही मत करते चले जाइए कि भैया लिखते ही चले जाओ। क्यों? क्योंकि हमें a और b जो अवयव मिल रहे हैं वो समुच्चय a में होना चाहिए। तो समुच्चय a में तो 6 तक है ना, तो यहां पर आपको 6 केवल लिखना है। अगर आपने a का मान 6 लिख दिया तो b का मान 7 हो जाएगा, 7 a में है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब रिलेशन आपका ये देखो बन के तैयार हो गया। कितना? 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। इतनी बात क्लियर? अब आपको देखो समझना है सबसे पहले स्वतुल्य की बात। स्वतुल्य बताओ, स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं? स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं हमने आपको बताया। स्वतुल्य संबंध तभी हो सकता है जो स्वयं से जो अवयव सभी मतलब ए समुच्चय के सभी अवयव स्वयं से संबंध रखते हो। 1 का 1 से संबंध हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, 4 का 4 से हो, 5 का 5 से हो और 6 का 6 से हो। यहां पर इतनी तो अवयव हैं, तो यहां पर तो किसी का किसी से है ही नहीं। देखो 1 का 1 से कहीं संबंध है नहीं है, तो आपको यहां लिखना है चूंकि 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, मतलब आर में 1,1 नहीं है। इसका मतलब बस एक ही से काम खत्म। 1,1 नहीं है इसका मतलब सममित नहीं है। 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, सारे नहीं लिखने, आपको केवल एक ही बात लिखनी है। 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, अतः सममिति नहीं है, स्वतुल्य नहीं है ना। क्या लिखना है आपको? स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आर जो है, अतः आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है। क्लियर बात हो गई? इसके बाद बात करेंगे स्वतुल्य के बाद सममिति की। सममिति सिमेट्रिक है या नहीं? तो सिमेट्रिक के लिए क्या बताया हमने? a, b होना चाहिए तो b, a भी होना चाहिए। अब आप ये बताओ यहां पर 1,2 तो है लेकिन 2,1 कहीं भी नहीं है, इसका मतलब सममिति भी नहीं है। यहां पर लिख दें चूंकि 1,2 आर में है, 1,2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है ना, 1,2 तो आर में है, मतलब रिलेशन में 1,2 तो है लेकिन 2,1 रिलेशन में नहीं है। 1 का 2 से संबंध तो है लेकिन 2 का 1 से संबंध नहीं है। अतः जो आर है मतलब रिलेशन जो है वो कैसा है? सममिति नहीं है। क्या लिखना है? अतः आर सममिति नहीं, सम्मित नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा? क्लियर? इसके बाद संक्रामक की बात करें, देखो यहां पर लिख देते हैं संक्रामक। बताओ भाई संक्रामक है या नहीं? कर लो बात। हमने क्या बताया? हमने आपको बताया कि देखो ध्यान दें, यहां पर हम दूसरी कलम ले लेते हैं। देखो यहां पर समझो बात, यहां पर हम समझ लेते हैं। यहां पर देखो ये लिखा हुआ है a और इसको लिख दें b, a, b है। यहां पर देखो b का मतलब 2, यहां 2 है ना, तो ये भी आपका b है, b, c ये हो गया। a, b है, b, c भी है, तो a, c होना चाहिए, मतलब 1,3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1,3 होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए। अब आप यहां बताओ कहीं 1,3 है ही नहीं, तो इसका मतलब निश्चित रूप से संक्रामक नहीं है। आपको क्या करना है? यहां पर लिखना है, देखो ध्यान दें, आपको यहां पर लिखना है चूंकि 1,2 आर में है, 1,2 संबंध में है, मतलब 1 का 2 से संबंध है, और यहां लिख दें 2,3 बिलोंग टू आर, मतलब 2 का 3 से भी संबंध है। परंतु यहां लिख दें परंतु या बट कुछ भी लिख दो, लेकिन 1,3 नॉट बिलोंग टू आर, मतलब 1,3 का मतलब 1 का 3 से संबंध नहीं है। अतः
क्या लिखोगे यहां पर, अतः संक्रामक नहीं हो, संक्रामक, अतः जो आर है, अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या शायद नहीं आ रही होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो भैया कमेंट जरूर कर दें, जरूर कमेंट करें। ठीक है, हम हर संभव समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमने बताया कि भैया घबराओ कतई नहीं, घबराओ बिल्कुल नहीं, घबराने तो सारी बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ पढ़िए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो घबराने से बात नहीं बनेगी। उस वीडियो को दोबारा एक बार फिर से देख लो, आराम से देख लो, एक बार फिर से देख लो, है ना। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आपको ले चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या लिखा है, चौथे प्रश्न में देखो क्या लिखा है, बहुत आराम से समझें। लिखा है सिद्ध करिए कि आर में, मतलब जो समुच्चय है वो आर दिया गया है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक बार हमने बताया हर प्रश्न में आपको समुच्चय दिया जाएगा, हर सवाल में समुच्चय दिया जाएगा और उसका संबंध दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा जो भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें देखो जो समुच्चय है वो तो आर है, ए बराबर कितना है, आर है। और जो रिलेशन है वो किस प्रकार से है, आर बराबर दिया गया है, देखो ये रिलेशन दिया गया है, मतलब ए कोमा बी, जहां पर एज लेस देन इक्वल टू बी दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममिति नहीं है, ऐसा हमसे पूछा गया है ना। तो यहां पर देखो ध्यान दें, जो हमें सबसे पहले आर जो हमें रिलेशन दी, वो सॉरी जो हमें ये थोड़ी जगह बनाओ, यहां पर चलो जगह बना लेते हैं हम, और फिर इसके बाद देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, है ना, चौथा प्रश्न है। देखो यहां पर हमें पहले एक समुच्चय दिया गया है, चौथा प्रश्न क्या है, समुच्चय ए बराबर जो हमें दिया गया है वो तो हमने बताया आर दिया गया है, आर मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहां लिख दें सभी वास्तविक संख्याएं हमें यहां पर दी गई हैं। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याएं यहां पर दी गई हैं, ये आपका हो गया समुच्चय ए हो गया। ठीक, इसके बाद हमसे यहां पर देखो जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है, रिलेशन में आपसे कहा गया है कि आर बराबर ए कोमा बी दिया गया है, आर बराबर ए कोमा बी, आर बराबर ए कोमा बी, ए कोमा बी, और ये जहां ये देखो दिया गया है, जहां पर एज लेस देन इक्वल टू बी, यही तो है ना, एज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा हमें रिलेशन दिया गया है। तो अब हमें स्वतुल्य पहले चेक करना है, स्वतुल्य है या नहीं। तो यहां पर देख लेते हैं स्वतुल्य, यहां पर हमें स्वतुल्य पहले चेक करना है। क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, स्वयं से स्वयं की तुलना करना है। यहां पर देखो आर में जो अवयव दिए गए हैं उसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। देखो ध्यान दें, अगर हम ये लिख लें ए कोमा ए बिलोंग टू आर, अगर ए कोमा ए आर में होगा तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वतुल्य है, ऐसा ही तो होता है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इस प्रकार लिख दें, ये ए कोमा ए आर में है या नहीं, इसकी चेक देखो आगे कैसे करोगे, इसको चेक ऐसे करोगे, ए इज लेस देन इक्वल टू ए, मानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं ए बराबर है। ठीक है ना, यहां पर देखो लिखा है एज लेस देन इक्वल टू बी, सॉरी एज लेस देन इक्वल टू ए, मतलब ए के बराबर होगा या छोटा होगा, यही तो है। तो इसका मतलब है ए बराबर ए, तो ए बराबर ए अगर हम लिख दें तो निश्चित रूप से ए कोमा बी को क्या लिखेंगे, ए कोमा ए लिखेंगे, जो कि आर में है। तो इसका मतलब है कि ये स्वतुल्य है। क्या लिखना है, स्वतुल्य है। इतनी बात ठीक है। इसके बाद हम यहां पर संक्रामक चेक कर लेते हैं, सॉरी सममिति चेक कर लेते हैं। सममिति के लिए क्या करना होता है आपको पता ही है, ए कोमा बी अगर आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, इतनी सी बात है, बिल्कुल एकदम आसान बात है। देखो अगर हम ऐसे कहें कि सममिति के लिए ये कहें, देखो लिखा है एज लेसर देन बी, एज लेसर देन इक्वल टू बी, मतलब ए बी से बराबर है या छोटा है। अब बिल्कुल एकदम सीधी सीधी बात करें, सीधी सीधी बात, एक दो से छोटा है लेकिन दो एक से छोटा नहीं है, एक दो से छोटा है। देखो यहां पर इस प्रकार लिख सकते हो कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, बट यहां पर एक ऐसे लिख दें,
यहां पर समझ लेते हैं। देखो यहां पर आपको क्या करना है, सममिति के लिए 1,2 हम ऐसे लिख देते हैं 1,2 बिलोंग टू आर। मतलब ये है कि 1 जो है वो छोटा है 2 से। ठीक, तो अब देखो यहां पर अगर 2,1 की बात करें तो 2,1 नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको देखना है कि 2 जो है वो 1 से छोटा नहीं है। 2 जो है वो 1 से छोटा नहीं है। 1 2 से छोटा है लेकिन 2 1 से छोटा नहीं है। इसका मतलब 1,2 अगर आर में है तो 2,1 आर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सीधा सीधा कि सममिति नहीं है। तो आपको लिखना है अतः, यहां लिखना है अतः आर जो है वो सममिति संबंध नहीं है। सममिति नहीं है। आर जो है वो क्या है? सममिति नहीं है। क्लियर? इतनी बात क्लियर। देखो इसके बाद हम यहां संक्रामक चेक करते हैं। यहां लिख लेते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करते हैं? हमने आपको नियम बताया संक्रामक के लिए क्या, a, b आर में होना चाहिए, b, c आर में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर a, c आर में है तो संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं है। तो यहां देखो बिल्कुल एकदम आसान बात इस प्रकार समझो कि अगर हम देखो ऐसे कर दें, अगर हम कुछ संख्या ना माने कोई बात नहीं, अगर हम ऐसे मान लें कि यदि यदि ऐसे लिख दें एज लेस देन इक्वल टू बी और लिख दें बी लेस देन इक्वल टू सी, तो क्या आप बताओ, तो क्या एज लेस देन इक्वल टू सी होगा? होगा, बिल्कुल होगा। देखो ध्यान दें, एज लेस देन इक्वल टू बी, देखो ध्यान से समझना क्या कि एज लेस देन इक्वल टू बी, बीज लेस देन इक्वल टू सी, मतलब ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा, पक्का होगा। तो ए सी से छोटा होगा, ये एकदम सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध जो आर है, यहां लिख दे अतः संबंध आर संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। इतनी बात ठीक है। देखो फिर से एक बार, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि ए सी से छोटा होगा। ठीक है ना, क्योंकि ए से बड़ा बी हो गया, बी से बड़ा सी हो गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा है ए जो है वो सी से बड़ा होगा। ठीक है ना, एज लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो एज लेस देन सी होगा। इतना क्लियर, एकदम आसान बात है। तो अब हम इस सवाल नंबर 4 को यहां पर देखो फिनिश मान लेते हैं, है ना, फिट, एकदम फिट। सवाल नंबर 5 देखते हैं। देखो क्या लिखा है सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर जो 5 लिखा है, देखो ये है सवाल नंबर 5, थोड़ा ऊपर की ओर आओ। सवाल नंबर 2 जो लिखा है उस पर देखो थोड़ा ध्यान कर लें। 2 नंबर का 2 नंबर सवाल और 4 ये जो 5 नंबर में लिखा है बिल्कुल एकदम सेम सवाल है, सेम है, एकदम सेम है। ठीक है, वहां पर आपको दिया गया है जो दूसरे नंबर के सवाल में, उसमें रिलेशन में दिया गया है, ये देखो एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहां रिलेशन में दिया गया है एज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। क्या है? एज लेस देन बी क्यूब, है ना। तो बस इतनी, यहां वहां स्क्वायर है बी स्क्वायर और यहां बी क्यूब है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। आपको बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है जो क्वेश्चन नंबर 2 में की है। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं कंप्लीट, आपके लिए छोड़ देते हैं, होमवर्क हो गया आपका। तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन आप 5 बिल्कुल एकदम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो भैया एक बार दोबारा वीडियो फिर से देख लो। ठीक है, और फिर भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हम हर प्रयास करेंगे आपकी समस्या का हल करने का प्रयास पूरा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।